जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन एक इंसान का बेस बनाती है। और जब बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन सिर्फ एक ही चीज नहीं है, ये बहुत ही वास्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। और एक इंसान को पता होता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, वो उसकी एजुकेशन लेता है। तो जब बात करें एजुकेशन की तो जम्मू कश्मीर में हमारे अपने फिजिक्स वाले सर भी हैं जिनका नाम है सुधीर सर। सुधीर सर, पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आप अपने थैंक यू बारे में आकांक्षा। थोड़ी इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो आकांक्षा, आई एम सुधीर आनंद और मैं ऑलमोस्ट 21 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। एंड सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, हमने एक पूरा सेटअप बना के रखा है फॉर स्टूडेंट्स। फार फ्लंग एरिया से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, गांव से भी बच्चे आते हैं फॉर देयर स्टडीज, जो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एनडीए के लिए या डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं। एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम कोचिंग इम्पार्ट करते हैं। नॉट ओनली इन फिजिक्स, वी हैव केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड ऑल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, कॉमर्स आल्सो। तो ये चल रहा तो सर, लेकिन आपका बेसिक कौन सा सब्जेक्ट है जो आप पर्टिकुलरली आप पढ़ाते है। हैं? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जी। इनिशियली आई स्टार्टेड विद मैथमेटिक्स फॉर ए ईयर, बट ओवर ए ओके। पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि नहीं, फिजिक्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ 20 साल से। ओके सर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके। तो आपने पहले तो एजुकेशन लाइन में जाना क्यों सिलेक्ट किया? आकांक्षा, ये एक्चुअली 2001 की बात है। आई वॉज वर्किंग फॉर एमएनसी इन औरंगाबाद, दैट इज स्टरलाइट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज। ओके। वहाँ ऑल ऑफ सडन भी नहीं कह सकते, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि मुझे वापस अपनी स्टेट में ही जाना है एंड आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज थी, अप्लाई भी करा बड़ी बार इनफैक्ट 3-4 बार गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट भी करी, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाया बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन फॉर माई सोसाइटी। कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहता था जिससे मैं कुछ, मेरे पास अगर कोई टैलेंट है तो मैं उसको स्प्रेड कर सकूं। तो फिर मैंने खुद से ही चूज किया, आई एम ए टीचर बाय माय चॉइस। देयर वाज नथिंग लाइक कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, बट आई लेफ्ट ऑल दोस ऑप्शंस एंड आई हैड चूजन दिस प्रोफेशन। आई मस्ट से सर, ये तो हर किसी की थिंकिंग नहीं होती है कि वो सोसाइटी को बदलना चाहे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए कर रहे हैं। आप पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं। आपने मतलब पिछले टाइम से भी लोग देखे होंगे जो स्टूडेंट्स पहले आते थे, अब आते हैं। तो आप हमें मतलब थोड़ा बताइए कि आपने जब स्टार्ट किया था तब से अब में क्या डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स में, लाइक उनकी सीरियसनेस में या उनका पैशन। एक जैसे आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स को लेके एक पैशन होता है स्टूडेंट्स का। हाँ जी। तो आप बताइए तब में और अब में कुछ फर्क आया, और आया है तो फिर कितना फर्क आया है उस चीज में देखिए, सर? पहले जो बच्चे हमारे पास आते थे ना, वो इतने जी। कंफर्ट लविंग बच्चे नहीं थे। जी। मैं भी कंफर्ट थे भी नहीं बच्चों के पास। एंड वो थोड़ा, कोई ट्रेवल करके आ रहा है, कोई वॉक करके आता था हमारे पास। आज की डेट में तो गाड़ियों में आते हैं, ड्राइवर साथ में आते हैं, कोई बाइक्स पे आते हैं। बच्चे थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करते हैं। तो सीरियसनेस की कभी कहीं ना कहीं कमी इसी इसी वजह से आ गई है, बिकॉज वो अपने उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। बट मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मेरे कोचिंग सेंटर में आज भी मेरे हाथों से बच्चों की पिटाई होती है, चाहे कम बच्चे पढ़ रहे हैं। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। जी। और पूरा ऑफलाइन मोड में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मेरे को आज भी अपनी क्लास के हर एक बच्चे का सिर्फ नाम नहीं पता है, ये भी पता है कि उसके पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे और उससे पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे। ये तो सर फिर तो ये आपकी पर्सनल खूबी इंटरेक्शन है। इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ये काम करता हूँ। जी। हाँ, ऐसा होता है ना, जब मास में स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं जो उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, और टीचर्स को पता नहीं चल पाता है कि उन्होंने कितना समझा कितना नहीं। ये कोचिंग सेंटर्स मैक्सिमम जो होते हैं वो वहीं पर शायद लैक करते ये हैं। बेसिकली, ये आप इसको एक डिफरेंस भी बोल सकते हो। मेरे लिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक क्राउड का पार्ट नहीं होता है। जी। बैक बेंचर भी होगा तो मेरी नजर वैसे सबसे पहले उन्हीं पे जाती है। एंड आई हैव सीन सो मेनी बैक बेंचर्स इन माय क्लास हम्म। जिन्होंने टॉप भी किया है, जी। आगे चल के जी। मेडिकल कॉलेजेस में गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, या कहीं अच्छी अच्छी पोस्ट में गए। क्योंकि मैं अगर 20 साल से पढ़ा रहा हूँ तो अभी तो चलो हमारा जम्मू कश्मीर यूटी अलग है। व्हेन इट वाज वन, तो हमारे पास बच्चे कारगिल से, लद्दाख से, हर कहीं से आते थे। संस्कार से भी बच्चे आते थे, और आज वो बच्चे वेल सेटल्ड, वेल प्लेस्ड हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, सोसाइटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आज के बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस तो इसलिए भी आ गया क्योंकि
बच्चा खुद से बड़े ज्यादा एफर्ट करना भी नहीं चाहता है, बट हाँ अगर हम उनको करवाएंगे तो वो करते भी हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है टीचिंग पे भी, हाँ मे जी। बी। तो सर, स्कोरिंग अगर देखी जाए मार्क्स को लेकर, है ना, पहले कैसे होता था और अब कैसे होता है, तो आपको लगता है कि स्कोरिंग अब बेटर हुई है पहले से, या पहले देखें, भी? जो एग्जाम में स्कोर्स आते हैं ना, मैं आज भी उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मेरा अपना बेटा भी 12th में है और हमने कोई उसको ऐसा टारगेट नहीं दिया है कि तू 90% या 95% लेके आ। हम्म। हाँ, इस चीज पे है कि तुम जो भी पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए कि तुमने लाइफ में करना क्या है, हम्म। तुम्हारा करियर गोल क्या है उसको हम्म। लेके। हम्म। बट अब ये सिर्फ आप रोड लर्निंग करके परसेंटेज लेके आओ और आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, हम्म। वो नहीं होना चाहिए। और वो हम उसके लिए हम बच्चों को मोटिवेट भी नहीं करते कि तुम 100 आउट ऑफ 100 या 99 आउट ऑफ 100 लेके आइए। आप 95 क्या, आप 75 लेके आ जाओ और हम्म। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो मैं उस बच्चे को बेटर मानता हूँ। ऑन दी अदर हैंड, जो 90 या 100 लेके आया और उसको ना तो किसी के साथ मतलब बात करने में वो कंफर्टेबल हो रहा है, ना किसी इंटरव्यू को फेस कर रहा है, और ना ही कोई गेम खेल रहा है, तो इंस्टेड वो 75 या 70 वाला बच्चा भी अच्छा है जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा वो यूज है, कर रहा है फिजिक्स को। फिजिक्स को यूज कर रहा है। आप ऐसे जी। बोल सकते हो फिजिक्स को यूज कर रहा है, जी। बिकॉज फिजिक्स बेसिकली लाइफ लर्निंग भी सिखाती है। जी। तो सर, मतलब हम ऐसा मान ले कि जैसे आपने अभी खुद ही, वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही उस पे बेस्ड था, बट आपने खुद ही उसका आंसर दे दिया कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक कंपटीशन के लिए मतलब कोचिंग लेने आते हैं, कि जैसे उनको कोई जेकेसीईटी है, यस। जस्ट फॉर यस। इंस्टेंस, तो वो जेकेसीईटी की कोचिंग लेंगे, पेपर देंगे, उसको क्लियर कर लेंगे, मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इतना, बट उन्होंने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके पास मतलब स्टूडेंट्स जो आते हैं वो स्कूल गोइंग 11th 12th या फिर 11th 12th कोचिंग के वाले? स्टूडेंट्स आते हैं, कोचिंग वाले भी आते हैं, 11th 12th वाले भी आते हैं, लाइक 12th पास के बाद जो एक साल ड्रॉप करते हैं बच्चे किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वो बच्चे भी जी। आते हैं, मिक्स्ड ब्लेंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपके पास जितने, आप कह रहे हैं कि आप बैक बेंचर्स पे भी ध्यान देते हैं, तो आप मतलब अगर कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है हमारे प्रॉपरली, हमारे प्रॉपर डाउट काउंटर्स होते हैं, वी आर फुल टाइम इनटू दिस, वी वन टू डोंट डू वन? एनीथिंग। यस, हम कोई बच्चा अगर जैसे कोई छुट्टी है सुबह आ सकता है या किसी भी टीचर से टाइम लेके, वी हैव सेपरेट क्लासेस फॉर दो स्टूडेंट्स आल्सो, जो अपने किसी का कोई क्लास मिस हो गया या किसी को कोई समझ नहीं आया, हमारी फैकल्टी फुल टाइम है एंड लाइक ऑलवेज अवेलेबल। आजकल ऐसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं न्यू जनरेशन के जो छोटी क्लासेस में ही बड़ी क्लासेस की एजुकेशन भी ले रहे हैं। हाँ, मैं भी तब ऐसे होंगे जो पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, पहले से इतना तो नहीं होना चाहिए, बट ये है कि थोड़ा सा, मैं ये जैसे कह रहा था कि विजन क्लियर होना चाहिए, बट आपको 12th की जो सिलेबस है वो 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इतना इतना नहीं है। ऐसा आजकल एक ट्रेंड है न्यू जनरेशन के हाँ, लिए, टू टू पेरेंट्स जो टू हैं वो टू सम चाहते हैं कि एक्सटेंट। बच्चा पहले से प्रिपेयर हो जाए। नहीं, टू सम एक्सटेंट वो इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बढ़ गई हैं। पेरेंट्स अपने में भी जो नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, शायद वो बच्चों से करवाना चाहते हैं कहीं ना कहीं जाके, ऐसा भी लगता है। और जी। उसमें कई बार हमने देखा, जैसे जम्मू में तो नहीं है ट्रेंड, टचवुड ऐसा है कि जम्मू में पेरेंट्स उतना ज्यादा नहीं है हम्म। कि ओवर एक्सपेक्टेड नहीं है, हम्म। बट हमारे बाहर की काफी सारे स्टेट्स हैं, जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर सिटी की कोटा की बात करें तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज जी। दे जी। डोंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स। जी। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी काउंसिल करने की जरूरत है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए, लेट देम चूज देयर करियर एंड देन अपने आप जब वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करेंगे खुद के इंटरेस्ट की, तो वो और अच्छा कर पाएंगे। हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो उससे भी बेटर आईपीएस या आईएएस बनना चाहता हो, और हम लेकिन बोल रहे हैं तो मेडिकल की पढ़ाई कर, लेकिन उसका ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, बाद में उसको कुछ और करना था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बच्चों को फ्री विल देनी चाहिए करियर मतलब चूज करने अंडर में। अंडर प्रेशर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। अगर वो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो वो ज्यादा अच्छा करेगा, अंडर प्रेशर तो नहीं कर पाएगा। अंडर प्रेशर तो कहीं ना कहीं जाके उसको फियर ऑफ फेलियर भी होगा कि एग्जैक्टली। अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। तो फ्री माइंड से करेगा तो वो ज्यादा बेटर करेगा इंस्टेड ऑफ कि अंडर प्रेशर जाके करे। जी। आपने जैसे भी कोटा की बात की, वहाँ सच में ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स कोचिंग लेने जाते हैं और उनको लगता है कि वो नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो वो मैक्सिमम सुसाइड केसेस कोटा से ही सुनने मिलते हैं यस। स्टूडेंट्स के। तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स को जम्मू में बेटर एजुकेशन मिल सकती है? कोटा प्रेफर करते हैं लोग ये बोल के कि वहां पर कोचिंग बेटर है, आपको लगता है जम्मू में उनसे नहीं, ऐसा बेटर? कुछ नहीं है कि कोटा बेटर है। हमारे जम्मू से बच्चे आईआईटीज में जाते हैं, आज की डेट में आईएम्स में जाते हैं बच्चे, कैट क्लियर करते हैं जी। या नीट क्लियर करते हैं। अब तो नीट वैसे भी नेशनल लेवल का एग्जाम हो गया। तो जी।
कोटा का सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 2%, अगर हम देखें तो दिस इज एन ऑफिशियल फिगर, लेस देन 2% स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड, और नेशनल परसेंटेज भी ऑलमोस्ट यही है। तो इसका ये मतलब है कि थ्रू आउट इट इज सेम, जिसको पढ़ना होगा वो अपने घर में बैठ के सेल्फ स्टडी से भी पढ़ जाएगा। लाइक हम देखते हैं बड़े सारे एग्जांपल्स, बच्चे बिना किसी कोचिंग के जस्ट एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, इवन देन दे कैन क्वालिफाई फॉर द एग्जाम्स। हाँ, थोड़ी उनको गाइडेंस चाहिए, तो दैट गाइडेंस कैन बी टेकन फ्रॉम स्कूल टीचर्स आल्सो, बिकॉज मैं तो स्कूल को भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्सल मानता हूँ एजुकेशन का। जी, वो इम्पोर्टेंट जबकि है। कोटा बेस हमारे जो सेंटर्स जम्मू में भी हैं, दे प्रमोट डमी स्कूल्स एंड ऑल दैट। हम 20 साल से आई एम लाइक इनटू दिस फील्ड एंड 20 years we never encourage students to take dummy classes, we never have classes during school hours। बट आज की डेट में अगर हम कोटा बेस्ड या दिल्ली बेस्ड या चंडीगढ़ बेस्ड सेंटर्स की बात करें या वहां की बात करें, तो जम्मू में तो मुझे नहीं पता कि कितना किस लेवल तक है वो डमी स्कूलिंग, बट हाँ कोटा में तो इसका है कि डमी स्कूल कर लेंगे। स्कूल बच्चे जाते नहीं है, बिकॉज स्कूल में सिर्फ आपका एजुकेशन नहीं है, स्कूल में आप और बड़ी सारी चीजें सीखते हैं। जी, तो सर आप जैसे 20 ईयर्स से इस प्रोफेशन में हैं, टीचिंग पर्टिकुलरली, तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में पहले से थोड़ी स्टडीज को लेकर डिस्ट्रैक्शन ये डिजिटल चीजें भी डाल रही है? देखिए, डिस्ट्रैक्शंस तो है, पहले भी थी, अभी थोड़ी बढ़ भी गई हैं, बट कहीं ना कहीं जाके हमें उन डिस्ट्रैक्शन से खुद ही बचना है, हमें अपनी एनर्जी को खुद ही चैनलाइज करना है। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन द मोबाइल और लैपटॉप्स, हमें फिजिकल गेम्स खेलेंगे तो उसके दो फायदे रहेंगे, मेंटली एज वेल एज फिजिकली हम अपने आप को फिट फील करेंगे, बिकॉज ए हेल्दी माइंड रिजाइड्स ओनली इन ए हेल्दी बॉडी। बच्चों का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, बच्चे प्रेफर करते हैं रात को जागना और सुबह लेट उठते हैं। सुबह तो उठते नहीं है, कई बच्चे तो दोपहर को ही उठते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर देयर लाइक फिजिक्स, लाइक अगर हम फिजिक्स में बात करें तो उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी वो ठीक नहीं है। तो दे शुड यूटिलाइज द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, थोड़ा वॉक करें, रन करें, या मिक्स इस तरह से अपनी लाइक बॉडी के लिए भी कुछ करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर उन्होंने मोबाइल यूज करना है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, दे कैन यूज, बिकॉज वी कैन नॉट लाइक इन दिस आईटी वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में हम बोलें कि हम बच्चों को बिल्कुल ही इनसे वंचित कर दें और बोले नहीं तू ना मोबाइल यूज करेगा ना, वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स दे टेक बेनिफिट ऑफ दिस आल्सो, बट ये है कि एक बैलेंस होना चाहिए। टेक्स्ट बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन, पता नहीं आपने वो कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई हैव सीन so many European institutions, they have banned these laptops, mobile phones into their class. Even China has banned mobile phones in the schools for kids. अब बैन यहाँ पे भी लगाया है, ऑफिशियली तो बैन है, बट फिर भी वो यूज होता है। हम डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं जिसमें स्टूडेंट और टीचर का फिजिकल इंटरेक्शन होता ही नहीं है। टीचर को ये नहीं पता होता कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या कमी है, क्या इसकी वीकनेस है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट इसको लाइक इसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो डिजिटल में तो है बड़ी सारी शॉर्टकमिंग्स है, जैसे रीडिंग हैबिट्स खत्म हो गई, रीडिंग हैबिट्स, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता आज की डेट। मतलब कोई लेक्चर है आप ऑनलाइन देख लीजिए, तो आप बुक्स रीड नहीं करेंगे, आप वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे एंड दैट्स इट। उसमें रीडिंग हैबिट खत्म होती जा रही है टाइम के साथ। तो सर डिजिटल से ये भी आता है कि जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, अभी खान सर ले लीजिए, फिजिक्स वाले ले लीजिए, तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आपको लगता है कि ऑनलाइन एक बच्चा बेटर समझ सकता है या इंस्टीट्यूट में जाकर एक बच्चा बेटर समझ सकता है? ऑनलाइन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता हमारी ट्रेडिशनल कोचिंग को। आज की डेट में अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सारे के सारे ना ट्रेडिशनल कोचिंग में आ रहे हैं। दे आर ओपनिंग देयर ऑफलाइन सेंटर्स, बिकॉज अब उनको भी पता चल चुका है कि डिजिटल एजुकेशन, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इससे बच्चों का नुकसान ही हो रहा है। एंड अथॉरिटी शुड आल्सो कंसीडर कि ये सिर्फ एक ऑल्टरनेट है कि ड्यू टू वेदर कंडीशंस या ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज कोई ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, तो ऑनलाइन थोड़ी देर के लिए वो किया जा सकता है, बट ऑनलाइन कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम बच्चे को पैट करते हैं, हम बच्चे को डांटते हैं, हम बच्चे को कई बार थप्पड़ भी लगाते हैं, जो आगे चल के पता चलता है कि उसके बेनिफिट के लिए था। ऑनलाइन में तो ये है ही नहीं, और ऑनलाइन में तो ये भी नहीं पता चलता कि बच्चा आपका वीडियो ऑन करके आप ही का वीडियो देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, जी आपको सुन भी रहा है या नहीं। मतलब वो 1-to-1 इंटरेक्शन, तो कहाँ वो गलती कर रहा है वो टीचर को पता नहीं चलता है। जी, तो जो जैसे आजकल डिस्टेंस कोर्सेज भी होने लग गए हैं कॉलेजेस के, है ना, तो वो भी ऑनलाइन होते हैं, बट उनमें मैंने सुना है कि 1-to-1 इंटरेक्शन वहाँ के टीचर्स करते हैं। जो कॉलेजेस के हैं वो बच्चे बेसिकली ग्रोन अप है, आफ्टर 20 तो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि
क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। जी। स्पेशली अगर हम 16 टू 18 19 वाली एज देखें ना, ये बड़ा ट्रांजिशन पीरियड होता है बच्चों के लिए। यही टाइम वो है जिसमें बच्चे ने कुछ बनना भी है और यही टाइम है जिसमें बच्चे ने बिगड़ना भी है। तो एक बार वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा तो फिर हम उसको वापस नहीं ला सकते ट्रैक पे। तो सर एक बेटर टाइम क्या है एक बच्चे को ये सोचने के लिए कि उसको उस फील्ड में जाना चाहिए या किसी और फील्ड में जाना चाहिए, मतलब अपनी फील्ड सिलेक्ट करने के लिए एक बेटर टाइम क्या होता है, क्या एज नाइन्थ है? बोलते हैं काफी सारे लोग, बट मैं मानता हूँ कि 10th क्लास में अगर बच्चा चूज कर ले कि उसको अपना करियर गोल अपना सेट कर ले उस हिसाब से, क्योंकि उसको 11th में सब्जेक्ट्स भी चूज करने हैं, तो 10th क्लास को मैं बेटर मानता हूँ एज कम्पेयर टू 9th। जी। और फिर जम्मू में आप बताइए फिजिक्स को लेके कितनी ब्रिलियंस देखने मिलती है हमें। देखे जम्मू, अगर स्पेशली जम्मू की बात करें ना, जम्मू रीजन से वी हैव टॉप क्लास इंजीनियर्स जी। जिन्होंने इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से करी है। वी हैव लाइक टॉप क्लास मैथमेटिशियंस जिन्होंने अच्छे अच्छे आईएम से या कहीं से इस तरह के नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लेवल पे भी हैं, कंपनीज के सीईओज भी हैं। मेडिकल के लेके भी अभी रुझान पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ गया। पहले कम था जम्मू सिटी के बच्चों का मेडिकल की तरफ, बट नाउ वी हैव many facilities, like we have good number of medical colleges also in Jammu. We have IIT in Jammu, we have IIM, we have almost 10 to 12 medical colleges including one AIMS also. Okay. Every district, almost every district we have a medical college, government medical college. Yeah, that's true. तो मतलब फिजिक्स की एजुकेशन पे तो बात हो गई, बाकी सब्जेक्ट सर किस तरह से? सबसे इम्पोर्टेंट सब सब्जेक्ट बेसिकली इम्पोर्टेंट है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो इंजीनियरिंग में आपको फिजिक्स एंड मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लें। बट अगर हम नीट की बात करें तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि नीट में बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। बट आई हैव सीन बायोलॉजी में मैक्सिमम बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं और फिजिक्स में जिस बच्चे के अच्छे आते हैं वही जाके नीट में सिलेक्शन होती है उसकी, क्योंकि फिजिक्स इज द डिसाइडिंग सब्जेक्ट जी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चे सर केमिस्ट्री को बहुत टफ मानते हैं। मैं बीइंग अ स्टूडेंट मुझे भी केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी, क्योंकि थोड़ा आपको पता है फॉर्मूलाज एंड ऑल। मुझे भी केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं लगी, फिजिक्स और मैथ्स ही था मेरा जी। बट ये है कि केमिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री में अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए, इफ यू फाइंड अ गुड टीचर, तो केमिस्ट्री इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। यू कैन हैव वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में कहीं ना कहीं जाके ना देयर इज नो एंड जी। हाँ, प्रैक्टिस उतनी करेंगे कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, बट देयर इज नो एंड कि ये कर लिया तो सब हो गया। फिजिक्स का कोई एंड नहीं है, बट हाँ सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स ही है, क्योंकि अगर फिजिक्स नहीं होगी तो केमिस्ट्री और बायो के बेसिस पे आपका नीट नहीं होना। फिजिक्स इज बेसिकली आपकी एक्चुअल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स तो वैसे भी डेली लाइफ में डेली लाइफ है, तो फिजिक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। और सर आप बताइए, जम्मू में एजुकेशन सिस्टम पे हमने बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि पहले से अभी तक क्या चेंजेस आए हैं, स्टूडेंट्स पहले कैसे स्कोर करते थे अब कैसे स्कोर करते हैं। तो आप इस टाइम जो हमारी यूथ अगर आपको अभी देख रही है यहाँ पर, तो आप यूथ को अपने इस सब्जेक्ट रिलेटेड अगर वो इंटरेस्टेड हैं इस चीज पर, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे? मेरा तो ये है, सजेशन यही है कि ये जो हम नॉर्मली पीडीएफ्स की बात करते हैं, ये पीडीएफ्स को आप अवॉइड करें एंड स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, स्टार्ट रीडिंग नोट्स एंड स्टार्ट राइटिंग आल्सो, बिकॉज राइटिंग स्किल भी बच्चों में बड़ी कम हो गई है। वी यूज्ड टू हैव लाइक कुछ लर्न कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको हम लिख के प्रैक्टिस करते थे। लाइक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करके प्रैक्टिस करते थे, बट आज का बच्चा क्या कहता है, वो कहता है देख के उसको लगता है कि मेरे को आ गया, बट एक्चुअली वो नहीं आया होता एंड एग्जाम टाइम में वो इट्स ऑल गॉन। तो मुझे लगता है कि बच्चों को लिखने में, हाँ लिखने के लिए प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड जितना वो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना, दे बिकम मोर फेमिलियर और उनको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, लाइक अगर आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 11th में आएगा, ऑटोमेटिकली 11th आएगा। बट अगर आप स्किप करते जाओगे, शॉर्टकट्स ढूंढते जाओगे, तो सिर्फ शॉर्टकट से नहीं होगा जी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ कोचिंग लेकर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, नहीं, कोचिंग किस लेवल की पार्ट नहीं है, although I am also into coaching जी। कोचिंग इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। हाँ, कोचिंग कैन बी ए कहते हैं ना कि अगर आप 10 कर रहे हो तो आपको 12 करना है, तो वो 2 में हेल्प करेगी। अब
कोचिंग की अगर बात होती है ना, सिर्फ तो लाखों लोग कोचिंग लेते हैं लेकिन हजारों ही डॉक्टर बन पाते हैं। वो वही हजारों हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। जी कोचिंग तो सबको लेनी है, जी कोचिंग सभी ले भी रहे हैं, जी बट अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे, खुद कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो नहीं कर पाएंगे। जी। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक लेवल की प्रिपरेशन होती है, किस मतलब इतने आवर्स पढ़ो, इतने आवर्स उसको समझो। तो आपको क्या लगता है किस लेवल, जैसे कॉम्पिटिटिव नीट हो गया, जी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, नीट हो गया, जेके सीईटी हो गया, तो इनमें किस लेवल की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को करनी देखिए, चाहिए? इसमें क्योंकि आवर्स से बेटर मैं तो ये बोलूंगा इफेक्टिव आवर्स कितने किए आपने। जी आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली और उन चार जी घंटे में से इफेक्टिवली अगर 30 मिनट भी नहीं निकले तो कोई नथिंग, फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है। तो जी उससे बेटर तो ये है कि आप 4 घंटे का स्ट्रेच कभी रखो ही नहीं, जी बिकॉज ह्यूमन माइंड कैन नॉट वर्क लाइक वो मोनोटोनस हो जाता है। 4 घंटे तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। एक जी घंटे आप पढ़ाई करो, देन टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक, जी वॉक कर लीजिए। वो पूरा आपकी बॉडी को फिर से एनर्जाइज कर देगा। जी कभी आपको बोर होने लगे, यू चेंज द सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, चेंज द टॉपिक, बट कभी भी स्किप नहीं करना है। लाइक कोई बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक इजी है, ये कर लेता हूँ, ये मुश्किल है, ये छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स। अगर कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो लाइक उसमें आपको मेहनत करके ही करना है, शॉर्टकट नहीं होगा उसमें। जी। तो सर अपने कोचिंग सेंटर के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें, कहाँ है, क्या नाम है, मतलब कौन से कोर्सेज हैं? देखें, ध्रुव इंस्टीट्यूट के नाम से हमने स्टार्ट किया था 2004 में। जी अभी कच्ची छावनी जम्मू में जो एरिया है वहाँ वी हैव 2 सेंटर्स, जी and in addition to that we have a center in Nushara and another center in Sundarबनी also. जी So मेरी कोशिश है कि जो गाँव के बच्चे हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हम डमी एजुकेशन के उसमें नहीं है। हम स्कूल्स में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्कूल को किसी टीचर की जरूरत है या किसी स्कूल में स्टडी मटेरियल कॉम्पिटेटिव, गाँव में क्या है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए ही नहीं है कि क्या पढ़ें। हम्म ठीक है, वो खाली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। वी हैव एवरी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हम उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी एंड ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज तो है ही है, मतलब पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट हर साल 20%, चाहे बच्चा गांव का हो, जी जम्मू का हो, कश्मीर का हो, कहीं 20% स्टूडेंट्स आज भी मेरे कोचिंग सेंटर में फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। वी गिव एवरी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल आल्सो, नो ट्यूशन फी, नो स्टडी मटेरियल कॉस्ट, आज भी है। और इसको हम बड़ा वो नहीं कर रहे कि हम बड़ा वो कर रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया। यहाँ ये बड़ा काम किया कि जो बच्चा पढ़ना चाहता था, पैसे को नहीं बीच में आने दिया कि पैसे की वजह से ये नहीं पढ़े। जी ठीक है, और आज भी हम इंस्टॉलमेंट्स में ही फी लेते हैं। एंड हमारा सेटिस्फेक्शन रेट ऐसा है कि हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आज कंप्लीटली आता है। जी हमारे जो नहीं बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, दे टेक द मनी इनिशियली बिफोर एंटरिंग द क्लास, यू हैव टू डिपॉजिट द फी। एंड एक बार आप एंटर करके आपको नहीं समझ में आएगा, यू आर पार्ट ऑफ द क्राउड, यू कैन नॉट, देयर इज नो रिफंड पॉलिसी। आफ्टर 15 डेज देयर इज नो रिफंड पॉलिसी, और बच्चे फिर पूरा साल घसीटते रहते हैं अपने आप। जी। तो सर ये तो आपने सबसे बड़ी बात बोल दी, क्योंकि हम लोग ये देखते आए हैं कि आजकल एजुकेशन सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, कोचिंग लेना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। अगर कोई स्मॉल बैकग्राउंड से आता है तो उनके लिए कोचिंग लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो उसकी वजह से भी कई बार लैग कर हाँ, जाते हैं। नहीं, उसमें तो हमारा बिल्कुल क्लियर कट है कि जी अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस उसको अलो कर रही है कि लाइक नहीं पे कर सकता वो, तो वी डोंट टेक एनी अमाउंट फ्रॉम तो दैट। ऐसा आपको नहीं है। लगता है सर आज के टाइम पे एजुकेशन बिजनेस भी बन गया है? ऑफ कोर्स बिजनेस बन गया हुआ है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, बिजनेस बन गया है, बट सिर्फ बिजनेस बनना थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब बड़ा ज्यादा मुझे लगता है रिजल्ट नहीं होना चाहिए फी को लेके, जी या फी के फिक्स क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि इतने दे दो फीस और तभी क्लास में जाएंगे। थोड़ी फ्लेक्सिबल फीस होनी चाहिए, थोड़ा नॉमिनल फी होना चाहिए, बिकॉज उसके बिना सिस्टम आपका चलेगा भी नहीं। यू हैव टू पे रेंट, यू हैव टू लाइक टीचर्स का सैलरी देना है। जी बिजनेस तो है ही है, हम्म। बट एथिकली होना चाहिए, और एथिकल बिजनेस होना कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर बिजनेस में एजुकेशन क्वालिटी की ना मिले तो फिर यस, वही एथिकल उस, बिजनेस है। जी है ना, तो वो तो है, वो तो मतलब बिल्कुल, अगर आपने सोचने किसी से वाली बात। कमिटमेंट करी है कि क्लास लेनी है तो फिर यू हैव टू टेक द क्लास। जी चाहे आप अपनी जगह किसी और को भेजेंगे क्लास में, बट जी ऐसा नहीं है कि बच्चा बैठा रहे आपके पास आके और उसका पास कोई पूछने वाला नहीं है उसको, ऐसा नहीं होना जी चाहिए। जी एजुकेशन के लिए ये चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर आपने तो हमारे व्यूअर्स को बहुत नॉलेज दे दी इसको लेकर। वी होप उनको ये चीज पसंद आई हो। वी होप कि आपका आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए तो पहले तो बहुत थैंक यू। थैंक्स टू यू आकांक्षा। आपने हमारे स्टूडेंट्स को आज बहुत कुछ ऐसा समझा दिया शायद जो डाउट्स में हो,
या उनको लग रहा हो कि वो ये करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ मनी या कुछ भी, तो सर के नहीं नहीं, स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के में लिए आई तो एम ऑलवेज अवेलेबल, सर अभी पहले से भी और अभी भी, सर पूरी ऑलवेज। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एजुकेशन जम्मू में इवन रूरल एरियाज में भी फैलाई जाए, कैसे आगे उनको हेल्प करी जाए, आगे कैसे एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के लिए कोई इंसान पीछे ना रह जाए। सर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कोशिश सबको करनी चाहिए एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन खुद लेना एक अलग चीज है, दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को समझाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें तो वो नॉलेज और बढ़ती है, घटती नहीं है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूज रूम 24 आवर्स। थैंक यू।